इसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन दी गई है इस टॉपिक की। इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या आता है कि जब हम किसी भी बैंक का साइज नापते हैं या उसका कैरेक्टर नापते हैं कि बैंक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो उसके अंदर हम जो उसका एसेट पोर्टफोलियो है, लाइक कितने उसके डिपॉजिट्स हैं, उसको तो चेक करते ही करते हैं। उसके साथ उसकी जो कंटीजेंट लायबिलिटी की कमिटमेंट्स लाइक गारंटीज होगी, लेटर ऑफ क्रेडिट्स होगी, उन चीजों को भी हम देखते हैं। इस चीज की तो अगर ये इंपोर्टेंट पार्ट बन जाता है टू अंडरस्टैंड द साइज एंड कैरेक्टर ऑफ अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, टू जज द साउंडनेस ऑफ द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, तो इसलिए गारंटीज और लेटर ऑफ क्रेडिट्स के लिए ऑपरेशनल गाइडेंस लाना हमारे लिए क्या हो गया था, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। क्योंकि नॉर्मली क्या है, बैंक जब अपने नॉर्मल बिजनेस परफॉर्म करता है तो उस केस में क्या करी जाती है, गारंटीज इशू करी जाती है टू द कस्टमर फॉर वेरियस पर्पसेस। गारंटीज में क्या क्या चीजें आ सकती है, परफॉर्मेंस गारंटीज आ सकती है, फाइनेंशियल गारंटीज आ सकती है। फाइनेंशियल गारंटीज बेसिकली क्या उनसी होगी कि सपोज अगर आप गारंटी प्रोवाइड कर रहे हो इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बायर, तो वो ये है कि बायर इतना पैसा आपको पे कर देगा, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटी में बेसिकली क्या आ जाती है, उसके अंदर एक परफॉर्मेंस लिंक होती है कि जो ये स्पेसिफिक पर्सन है, अगर उसने ही आपको बोला कि वो ये चीज परफॉर्म करके देगा तो वो परफॉर्म करेगा ही करेगा। इन केस वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेगा तो उसके अगेंस्ट बैंक पेमेंट करेगा। तो ये दो तरह की हमारे पास गारंटीज आ जाती है। दोनों तरह की गारंटीज नॉर्मल पर्पसेस, नॉर्मल बिजनेस फंक्शंस के लिए बैंक्स इशू करते हैं। ठीक है, उसके बाद गारंटीज किस किस तरीके से हो सकती हैं वो डिपेंड करता है ऑन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब बेसिकली आपको सिक्योरिटी कितनी प्रोवाइड करनी है, गारंटी की मैच्योरिटी कितनी होगी, गारंटी प्रोवाइड करने का बेसिकली पर्पस क्या है, लाइक आप फाइनेंशियल पर्पस के लिए गारंटी दे रहे हो, परफॉर्मेंस के लिए गारंटी दे रहे हो, एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद क्या तो इस तरीके से क्या करी जा सकती है, गारंटीज स्ट्रक्चर करी जा सकती है। उसके साथ साथ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्क वेट्स फॉर द बोथ ऑन बैलेंस शीट आइटम एंड ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, बैंक्स हैव बिकम मोर रिस्क सेंसिटिव, रिजल्टिंग इन स्ट्रक्चरिंग ऑफ देयर बिजनेस एक्सपोजर इन मोर एंड प्रूडेंट मैनर। कि हमने रिस्क वेट नॉर्म्स पढ़े, उसके आने से क्या हुआ, जो स्ट्रक्चर है वो इंप्रूव हुआ एंड क्या हुआ, मोर प्रूडेंट हो गया। ठीक है, सो दिस वाज लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द गारंटीज। अब हम बात कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग जनरल गाइडलाइंस क्या है। जनरल गाइडलाइन में सबसे पहले क्या आता है, अगर हम जनरली देखें तो बैंक्स को क्या करना है, शॉर्टर पीरियड के लिए ही गारंटीज इशू करनी है। लॉन्गर मैच्योरिटीज के लिए गारंटीज बैंक इशू नहीं करेगा, उसको वो कोई अदर इंस्टीट्यूशन से आप गारंटीज इशू करवाओ एज अ जनरल रूल। ठीक है, उसके लिए हमें क्या दी गई कि एक प्रोविजन आएगी कि कोई भी बैंक नॉर्मल केसेस के अंदर 10 साल से ज्यादा के लिए कोई भी गारंटी इशू नहीं करेगा। बट जैसे जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री के सिनेरियो चेंज हुए, हमने ये देखा कि बैंक्स क्या कर रहे थे, लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड कर रहे थे मोर देन 10 years, बट लॉन्ग टर्म गारंटीज नहीं प्रोवाइड कर दिए थे। तो फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए ये डिसाइड करा गया कि ऐसे केसेस जहां टर्म लोन्स प्रोवाइड करे गए हैं फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन द 10 years, उस केस में क्या कर सकते हैं, बैंक्स गारंटीज भी इशू कर सकते हैं फॉर अ पीरियड बियॉन्ड 10 years। ठीक है, बट जब ऐसी गारंटी इशू करी जा रही है तो बैंक्स को ये इंश्योर कराना है, बैंक्स को ये देखना है कि जो भी गारंटीज हम इशू कर रहे हैं उसका लॉन्ग ड्यूरेशन में क्या इफेक्ट आने वाला है, लॉन्ग ड्यूरेशन में लॉन्ग टर्म में उन चीजों का क्या इफेक्ट आने वाला है। उसके साथ साथ अगर बैंक्स को 10 years से बियॉन्ड की गारंटी इशू करनी है तो उसके लिए क्या करनी है, उन्हें एक पॉलिसी बनानी है एंड उस पॉलिसी को क्या करना है, बोर्ड से अप्रूव करवाना है। उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, 10 years से ज्यादा की भी गारंटीज इशू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जून 17, 2004 तक बैंक्स के ऊपर क्या लगाई गई थी, एक लिमिट लगाई गई थी कि आप कितनी मैक्सिमम गारंटीज इशू कर सकते हो। तो उसकी लिमिट बेसिकली क्या थी, दैट द 20% ऑफ बैंक्स आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड गारंटीज प्लस टोटल ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड एडवांसेस शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ इट्स टोटल एडवांसेस। बट ये जो भी कंडीशन थे अब उसको क्या कर लिया गया है, विड्रॉ कर लिया गया है एंड बैंक को परमिशन दे दी गई है कि वो अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द अनसिक्योर्ड एक्सपोजर। तो अनसिक्योर्ड एक्सपोजर के रिलेटेड आप किसी भी तरीके से अपनी पॉलिसीज बना सकते हो। तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अनसिक्योर्ड एक्सपोजर की डेफिनेशन बेसिकली क्या आती है, कि बेसिकली हम कब कहेंगे कि एक जो एक्सपोजर है वो अनसिक्योर्ड है। तो अगर सपोज कोई एक्सपोजर जिसके अगेंस्ट वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करी गई है एंड उस सिक्योरिटी की जो रिलायबल वैल्यू है वो टोटल एक्सपोजर का 10% से भी कम है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो एक्सपोजर क्या है, अनसिक्योर्ड है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, लेट सपोज आपने एक लोन प्रोवाइड करा है, फॉर 100 करोड़। ठीक है, उसके अगेंस्ट जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करी गई है, लेट इट बी, जो सिक्योरिटी आपने प्रोवाइड करी थी उसकी रिलायबल वैल्यू कितनी है, 9 करोड़। मतलब कितने परसेंट की सिक्योरिटी आपके पास अवेलेबल है, 9% की। तो इस केस में एक्सपोजर क्या है, हमारे पास अनसिक्योर्ड एक्सपोजर हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद बैंक शुड रिफ्रेन फ्रॉम इशूइंग गारंटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर हु डू नॉट एंजॉय क्रेडिट फैसिलिटीज विद देम। बेसिकली ऐसे कस्टमर जो बैंक के साथ किसी भी तरीके की क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं ले रहे हैं, उनको बैंक गारंटीज इशू नहीं करनी है। बट अगर सपोज कोई क्लाइंट है, वो क्या है, कोऑपरेटिव बैंक का क्लाइंट था, कोऑपरेटिव बैंक ने उसके अगेंस्ट गारंटी इशू करी गई है, तो उसके केस में क्या करी जा सकती है, काउंटर गारंटी इशू करी जा सकती है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो भी आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करी गई हैं, आपको उस गाइडलाइंस को क्या करना है, कंप्लाई करना है। उसके अलावा गारंटीज ऑन बिहाफ ऑफ शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स इन फेवर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज भी इशू करी जा सकती हैं। ये हम जब रिस्क एक्सपोजर वाला चैप्टर पढ़े थे, इसको हमने डिटेल में डिस्कस करा था। ठीक है, हम गारंटी इशू क्यों कर रहे हैं, इन ल्यू ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट टू द एक्सटेंट इट इज एक्सेप्टेबल इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी एज लेड डाउन बाय द स्टॉक एक्सचेंजेस। बेसिकली स्टॉक एक्सचेंजेस को गारंटी चाहिए, तो जहां तक वो गारंटी एक्सेप्ट करते हैं उतनी गारंटी हम क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बैंक्स कैन ऑल्सो इशू गारंटी इन ल्यू ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर किसी भी ब्रोकर को ट्रांजेक्शंस करनी है तो उसकी कुछ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के केस में क्या करी जा सकती है, गारंटी इशू करी जा सकती है। बट हम ये डिस्कस करके आए थे पहले भी, सेम प्रोविजन हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं कि जब ऐसे केसेस के अंदर गारंटीज इशू करी जाएगी तो उसके अगेंस्ट बैंक ने क्या करना है, मिनिमम 50% मार्जिन ऑब्टेन करना है, एंड उस मिनिमम 50% मार्जिन के अंदर मिनिमम कैश मार्जिन होना चाहिए अप टू द 25%। तो टोटल आपको मार्जिन लेना है 50%, 25% आपका मिनिमम कैश मार्जिन होना चाहिए, बाकी 25% नॉन कैश मार्जिन भी हो सकता है। सेम प्रोविजन, सेम रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्जिन विल ऑल्सो अप्लाई इन केस ऑफ कमोडिटी ब्रोकर्स, मतलब स्टॉक ब्रोकर्स के केस में भी और कमोडिटी ब्रोकर्स के केस में भी। इन केस ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट आप गारंटी इशू कर सकते हो, बट आपको उस गारंटी के अगेंस्ट क्या करना है, मार्जिन ऑब्टेन करना है। मार्जिन होगा कितना, जितना आप गारंटी प्रोवाइड कर रहे हो उसका 15% आपको मिनिमम मार्जिन अपने पास रखना है, एंड जो भी आपका 50% जो आप मार्जिन रख रहे हो उसमें से जो आपका 25% है वो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, मिनिमम कैश मार्जिन होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो गाइडलाइंस आती हैं दैट इज रिगार्ड टू द गारंटीज ऑफ एक्सपोर्ट एडवांस। ये बेसिकली गाइडलाइंस नहीं है, ये एक्सपोर्ट एडवांस का हमें केस बताया गया है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा था, ऐसे एक्सपोर्टर्स जिनकी एक्चुअली एक्सपोर्ट टर्नओवर बहुत कम है, वो बेसिकली क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट एडवांसेस उठा लेते थे लोअर इंटरेस्ट पे, एंड क्या करते थे, उसको इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर देते थे। बेसिकली एक सर्कल बेसिकली क्या चल रहा था कि वो इंडियन बैंक्स के पास जाते थे, उनको बोलते थे कि मेरे को बैंक गारंटी इशू कर दो। ठीक है, उनको बैंक गारंटी इशू कर दी जाती थी, वो बैंक गारंटी लेके जाते थे फॉरेन के अंदर। फॉरेन बैंक्स में क्योंकि वहां इंटरेस्ट रेट कम है, उनको गारंटी देते थे, गारंटी के अगेंस्ट लोन उठा लेते थे। अब लोन लाके दोबारा इंडियन मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर देते थे, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो वो बेसिकली क्या कर रहे थे, आर्बिट्रेज करके उस चीज का बेनिफिट ले रहे थे। तो उसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा था, फैमा की रेगुलेशन की वोलेशन हो रही थी। रीजन बीइंग एक्सपोर्टर्स क्या कर रहे थे, वो फ्रीली बुक कर रहे थे, कभी भी कैंसिल कर लेते थे, एंड उन्हीं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को रीबुक कर लेते, जबकि एक्चुअल एक्सपोर्ट किसी तरीके से हो ही नहीं रहा था। तो एट देन क्या हो रही थी, फैमा रेगुलेशंस की वोलेशंस हो रही थी। तो इस चीज को चेक करने के लिए हम क्या लाए, कुछ गाइडलाइंस लाए, कुछ प्रोविजंस लाए, क्योंकि बेसिकली जो एक्सपोर्टर क्या कर रहे थे, इस चीज ऐसा करने से एक्सपोर्टर्स खुद को एंड डोमेस्टिक बैंक को फॉरेन एक्सचेंज की तरफ एक्सपोज कर रहे थे। रीजन भी आपने गारंटीज दी, उसको क्या कर दिया, फॉरेन के अंदर हैच कर दिया। इन केस आप गारंटी का पैसा नहीं देते, गारंटी इन्वोक की जाती है, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, फॉरेन के अंदर पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद आपने फॉरेन से जब पैसा उठाया तो आप खुद को भी क्या कर रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क की तरफ एक्सपोज कर रहे हो। ठीक है, तो उस चीज को कम करने के लिए हम कुछ गाइडलाइंस लेके आए, क्योंकि मैनी केसेस में हो ही ये रहा था कि एक्सपोर्ट हो नहीं रहे थे, या एक्सपोर्ट वो कर ही नहीं पा रहे थे, जस्ट क्या कर रहे थे, अपने पास एडवांसेस लेके रख रहे थे एंड उसको डिपॉजिट करवाई जा रहे थे। ठीक है, तो दिस वाज रिगार्डिंग गाइडलाइंस रिगार्डिंग टू द गारंटीज। अब हम ऑपरेशन गाइडलाइंस पढ़ रहे हैं विद रिगार्ड टू द ऐसी गारंटीज व्हिच आर गवर्न्ड बाय द रेगुलेशंस अंडर इशूड द फैमा रेगुलेशंस, कि कुछ गारंटीज फैमा रेगुलेशंस के अंडर इशू करी जाती हैं, उसके रिगार्डिंग ऑपरेशन गाइडलाइंस क्या है। तो सबसे पहले बिड बॉन्ड्स, परफॉर्मेंस बॉन्ड और गारंटीज फॉर एक्सपोर्ट्स। तो ऐसी गारंटीज आप क्या करी जा सकते हैं, इशू करी जा सकती हैं ऑन अकाउंट ऑफ बोनाफाइड एक्सपोर्ट्स, कि अगर वो एक्सपोर्ट एक्चुअली जेन्युइन है, उस केस में क्या करा जा सकता है, आपको गारंटीज इशू करी जा सकती है। उसके अलावा अगर आप किसी ऐसे एक्सपोर्टर के लिए गारंटी इशू करना चाहते हो जिसका नाम क्वेश्चन लिस्टेड एक्सपोर्टर के अंदर आता है, तो ऐसी गारंटीज इशू करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट केस आता है इशू ऑफ गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ सर्विस इंपोर्टर्स। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर के अंदर की सर्विस इंपोर्टर के केस में अगर गारंटी इशू करनी है तो आप मैक्सिमम गारंटी कितनी इशू कर सकते हो, $5 लाख। पहले इसकी अमाउंट $1 लाख होती थी, अब
बढ़ा के क्या कर दी गई, $5 लाख कर दी गई है। इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी, डिपार्टमेंट कंपनी, द प्रोविजन इज सेम कि अगर $1 लाख से ज्यादा की आपको गारंटी इशू करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद इशू ऑफ बैंक गारंटी कमोडिटी हैजिंग, इन केस इंडिया के किसी रेजिडेंट ने कमोडिटी हैजिंग करी है एंड उसका पैसा देना निकलता है किसी नॉन रेजिडेंट को इन विद पेमेंट ऑफ मार्जिन मनी, उस केस के अंदर भी क्या करी जा सकती हैं, गारंटीज इशू करी जा सकती हैं अगर आप सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्वोकेशन ऑफ गारंटी। इन्वोकेशन ऑफ गारंटी का बेसिकली मतलब आपने किसी पर्सन के अगेंस्ट गारंटी प्रोवाइड की, उस बंदे ने पेमेंट नहीं करी, तो जिस भी पर्सन को आपने गारंटी प्रोवाइड करी थी अब वो गारंटर से पैसा लेने आ गया, तो गारंटी वो बेसिकली क्या कर रहा है, इन्वोक कर रहा है। इन केस गारंटी को इन्वोक करा जाता है तो ऑथराइज्ड डीलर बैंक को क्या करना है, ऐसे सारी केसेस की एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनानी है एंड they have to deposit it to the chief general manager in charge of the foreign exchange department of the RBI। ठीक है, उसके अंदर सारे उन्होंने इंस्टेंसेस बताने की क्या क्या सर्कमस्टांसेस हुए जिससे इन्वोकेशन ऑफ गारंटी करनी पड़ी, गारंटी जिससे इन्वोकेट हुई। उसके बाद अदर स्टिपुलेशन में बेसिकली क्या है, बैंक इसमें क्या करें, गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो खुद को सिक्योर करने के लिए क्या कर सकते हैं, ईसीजीसी मतलब एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उससे कवर ले सकते हैं। ठीक है, ईसीजीसी वो क्या करेगा, 90% कवर प्रोवाइड करेगा अप टू द बिड पॉइंट्स, बट उसमें बैंक्स को क्या अंडरटेकिंग देनी है कि वो कैश मार्जिन के ऊपर इंसिस्ट नहीं करेंगे, मतलब वो कैश मार्जिन अगर के ऊपर इंसिस्ट नहीं करते तो उस केस में ईसीजीसी 90% कवर प्रोवाइड करता है फॉर द बिड बॉन्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है बैंक गारंटीज इंपोर्ट अंडर फॉरेन लोन्स एंड क्रेडिट। सो banks or financial institutions are not permitted to issue guarantees, standby letters of credit or letters of comfort in favor of overseas lender relating to the external commercial borrowing. Application for providing guarantees, standby letters of credit or letters of comfort by banks relating to the ECB in case of SMEs will be considered by the Reserve Bank on merit under the approval route subject to the prudential norms. Basically कि अगर आपने ईसीबी लिया है तो ईसीबी के केस में आपको किसी भी तरीके से गारंटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, गारंटी प्रोवाइड करने में क्या लगा दी गई है, प्रोविजन लगा दी गई है। बट अगर वो ईसीबी कौन लेता है, एसएमईज लेते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लेते हैं, तो उस वैसी एप्लीकेशंस को आरबीआई क्या करेगा, कंसीडर कर सकता है एंड उनको मेरिट बेसिस के ऊपर अप्रूवल भी दी जा सकती है सब्जेक्ट टू द प्रूडेंशियल नॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइडलाइंस रिलेटिंग टू द ट्रेड क्रेडिट्स फॉर इंपोर्ट्स इनटू इंडिया। ठीक है, सो एडी बैंक्स क्या कर सकते हैं, ट्रेड क्रेडिट्स फॉर इंपोर्ट्स अप टू इंडिया अप टू $20 मिलियन फॉर इंपोर्ट ट्रांजेक्शन परमिट कर सकते हैं, बट उसका पीरियड मैक्सिमम कितना होगा, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट इन केस ऑफ नॉन कैपिटल गुड्स। अगर कैपिटल गुड्स का केस है तो आप मैक्सिमम लोन कितना प्रोवाइड करते हो, $20 मिलियन, बट उसकी जो लिमिट होगी वो कितनी होगी, 1 साल से लेके 3 साल के बीच में। बेसिकली आपको इंपोर्ट क्रेडिट अलाउ करा जा सकता है। ठीक है, इंपोर्ट क्रेडिट आपको अलाउ करा जा सकता है, लिमिट उसकी बेसिकली क्या है, $20 मिलियन। ठीक है, अगर तो है आपकी नॉन कैपिटल गुड्स तो उसके अंदर जो आपका मेच्योरिटी है, जो आपकी मेच्योरिटी कितनी होगी, 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। एंड अगर आपकी क्या है, अगर आपकी क्या है कैपिटल गुड्स हैं तो उस केस के अंदर आपकी जो मेच्योरिटी है वो कितनी होगी, 1 to 3 ईयर्स हो जाने वाली। ठीक है, सो हमारे पास ये प्रोविजन निकल के आती है। उसके बाद एक जो ये चीज इंपॉर्टेंट आती है, दैट इज इस केस के अंदर किसी भी तरीके से आपको रोल ओवर या एक्सटेंशन प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। जो आपको टेन्योर परमिट कर दिया उतना ही आपका रहेगा, मैक्सिमम टेन्योर रहेगा। उसके अलावा आप लोन तो प्रोवाइड कर ही सकते हो, उसके साथ साथ सेम अमाउंट की लेटर ऑफ क्रेडिट या गारंटीज भी इशू करी जा सकती हैं, सेम ही मेच्योरिटी पीरियड होगा, सेम ही क्या होगा उसका अमाउंट होगा। तो इसके अंदर अगर इसी चार्ट को हम एडिट करें तो इंपोर्ट क्रेडिट के साथ आप क्या यहां जोड़ सकते हो, एलओसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, एलओयूज, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, और उसके साथ साथ एलओसीज, एलओयू एंड गारंटीज, सेम अमाउंट होगी, सेम मैच्योरिटी लेवल होगा। ठीक है, इसके अंदर एक जो चीज इंपॉर्टेंट देखने वाली आती है, दैट इज the period of such guarantees, LOUs, LOCs has to be coterminous with the period of credit reckoned from the date of shipment। कि बेसिकली जितना आपका डेट ऑफ क्रेडिट होगा उतनी ही आपकी क्या होनी चाहिए, मैच्योरिटी पीरियड ऑफ गारंटी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इस केस में आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग के अंदर आपको क्या क्या बताना है कि आपने गारंटीज कितनी इशू करी बाय द बैंक एंड इट्स ब्रांचेस, एंड उसको आपको क्या करना है, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर चीफ जनरल मैनेजर इन चार्ज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ द आरबीआई उसको सबमिट करा देना है। उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है, दैट इज गारंटीज फॉर द नॉन रेजिडेंट्स। गारंटीज फॉर द नॉन रेजिडेंट में बेसिकली क्या आता है कि एक इंडियन बैंक है वो गारंटी प्रोवाइड कर रहा है फॉर अ नॉन रेजिडेंट टू द इंडियन रेजिडेंट। कि इस केस में
इंडियन रेजिडेंट ने पैसा लेना है किसी नॉन रेजिडेंट से, ठीक है, उस केस में क्या जो बैंक है वो नॉन रेजिडेंट के लिए गारंटी प्रोवाइड कर सकता है, उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन हम उसको देखने वाले हैं। सो ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स मे गिव ऑन बिहाफ ऑफ देयर ओवरसीज ब्रांचेस कोरेस्पोंडेंट और बैंक ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट गारंटीज परफॉर्मेंस बॉन्ड्स इन फेवर ऑफ रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन कनेक्शन विद द जेन्युइन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग डेट लायबिलिटी ऑब्लिगेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट प्रोवाइडेड दैट द बॉन्ड गारंटी इज कवर्ड बाय द काउंटर गारंटी। बेसिकली बैंक्स क्या कर सकते हैं, गारंटी प्रोवाइड कर सकते हैं ओनली अगर वो जो डेट है वो पहले ही क्या करेगा, वो किसी उसके अगेंस्ट किसी ने काउंटर गारंटी प्रोवाइड करी गई हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, गारंटी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद इन केस गारंटी इन्वोक करी जाती है, तो इसमें क्या था, जो बैंक था उसने गारंटी दी थी फॉर अ नॉन रेजिडेंट टू द रेजिडेंट। तो जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया के रेजिडेंट है तो उसको रुपये के अंदर डायरेक्ट पेमेंट करी जा सकती है अगर गारंटी इन्वोक करी जाती है। एंड बैंक्स को क्या करना है, क्योंकि जब गारंटी इन्वोक हुई तो पैसा तो किसने पे कर दिया, जो हमारा डोमेस्टिक बैंक है, तो उसको क्या करना है, जिस भी पर्सन के अगेंस्ट उसने गारंटी दी थी उससे प्रॉपर मेजर्स लेने हैं ताकि उससे पैसे ले सकें। बट ऊपर हमने अभी कंडीशन क्या पढ़ी थी कि गारंटी तब इशू करी जाएगी जब उसके अगेंस्ट क्या करी जाएगी, काउंटर गारंटी प्रोवाइड करी जाएगी। तो इस केस में बैंक्स क्या करेंगे, जो भी रेजिडेंट होगा उसको पैसा पे कर देंगे एंड जो अपना पैसा है वो किससे रिसीव करेंगे, जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने काउंटर गारंटी प्रोवाइड करी थी। उसके बाद केसेस वेयर पेमेंट्स आर नॉट रिसीव्ड बाय द ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स एंड द गारंटीज ऑफ ओवरसीज बैंक्स आर इन्वोक्ड should be reported to the RBI indicating the steps being taken by the bank to recover the amount due under the guarantee। कि इनकेस आपको पैसा नहीं मिलता आपको उसकी चीज की क्या कर देनी है, आरबीआई को रिपोर्टिंग कर देनी है, ठीक है। इन केस बैंक गारंटी इशूड बाय द रेजिडेंट बैंक ऑन बिहाफ ऑफ ओवरसीज जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ द इंडियन पार्टी। इसमें बेसिकली सपोज एक इंडियन पार्टी थी, ठीक है, इंडियन पार्टी है, ठीक है, उसके आगे क्या है, होली ओन्ड सब्सिडियरी है या जॉइंट वेंचर है, ठीक है। तो जो बैंक है वो इनके बिहाफ पे किसी को गारंटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, लेट इट बी एबीसी बैंक है, उसने क्या करा, इनके लिए गारंटी प्रोवाइड करी एंड इसके अगेंस्ट जो कोलेटरल था वो किसने प्रोवाइड करा, एक इंडियन एंटिटी ने प्रोवाइड करा। तो हम बेसिकली ये मानेंगे कि जो इंडियन पार्टी है वो एक तरीके से क्या कर रही है, इन जॉइंट वेंचर होली ओन्ड सब्सिडियरी के अंदर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसको ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हम पार्ट मान लेंगे। बेसिकली रीजन बीइंग कि एक्चुअली गारंटी प्रोवाइड कौन कर रहा है, टू द होली ओन्ड सब्सिडियरी जॉइंट वेंचर इंडियन पार्टी ही कर रही है, बट उसके अंदर एबीसी जो बैंक है वो एक तरह से इंटरमीडिएटरी का पार्ट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि बेसिकली गारंटी प्रोवाइड करी एबीसी बैंक ने, बट उस गारंटी के लिए कोलेटरल या आप कह सकते हो काउंटर गारंटी किसने प्रोवाइड कर दी, इंडियन पार्टी ने प्रोवाइड कर दी, ठीक है।